क्या टर्निंग पॉइंट रहा होगा जिसके चलते आपके दिमाग में, आपके जहन में ये ख्याल आया कि एक फाउंडेशन हो जिसमें ब्राह्मण बंधु जुड़े और उसका गठन किया जाए। जाहिर सी बात है, बहुत तमाम तरह की चुनौतियाँ, तमाम तरह की परेशानियाँ आई होगी। इनसे आपने कैसे, उन चुनौतियों को कैसे पाटा, उनसे आप कैसे लड़े? विप्र फाउंडेशन को तकरीबन 1 दशक से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। तो वो जो उद्देश्य, वो मकसद जिनको लेकर विप्र फाउंडेशन की नींव रखी गई थी, वो किस हद तक वो पूरे हो पाए हैं? सर, राज्य सरकार ने भी हाल ही विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया है। चूँकि आप एक बड़े संगठन को चलाते हैं, ऐसे में राज्य सरकार को इसके लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? तकरीबन 2 साल पहले मैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था। विप्र फाउंडेशन का बड़ा प्रोग्राम था। 25 विप्र सांसद आए थे। आपने तकरीबन 40 मिनट का भाषण दिया था। भाषण के दरमियान गुस्सा होते हुए आप ये कहते हैं कि मैं कभी राजनीति में नहीं आना चाहूँगा। राजनीति से इतनी बेरुखी क्यों? इस इंटरव्यू की शुरुआत मैं एक आर्टिकल की कुछ लाइंस के साथ करना चाहूँगा। वो लाइंस हैं: सुबह कोलकाता, शाम को जयपुर और रात्रि में मुंबई और अगले दिन गुवाहाटी में प्रवास। उनके मोबाइल की घंटियाँ थमने का नाम नहीं लेती। दिन में देश और रात में विदेशों में बैठे सामाजिक बंधुओं से चर्चा का सिलसिला चलता रहता है। फ्लाइट में जब मोबाइल एयरप्लेन मोड पर आ जाता है, तब भी मोबाइल से उंगलियां हैं वो हटने का नाम नहीं लेती। भोर में आंखें खोलते ही उनके सामने समाज की तस्वीर है वो चलती रहती है। ये आर्टिकल लिखा है विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा ने, और इस आर्टिकल में वो जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो व्यक्ति आज खबर अपडेट के मेहमान हैं। उनका नाम है सुशील ओझा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर अपडेट में। थैंक यू। महावीर जी ने जो बातें कही उसके लिए तो काफ़ी टाइम चाहिए होता है, काफ़ी एनर्जी लगती है। घर, परिवार, जिम्मेदारियों के बीच में आप इतना समय कैसे निकाल पाते हैं? थैंक यू सुमित। आपने जिस आर्टिकल की और जिन पंक्तियों को भी उद्धृत किया, बहुत साधारण और बहुत सिंपल है। हर व्यक्ति के पास यथेष्ट समय होता है, उसका समायोजन अगर ठीक से कर लिया जाए और समायोजन करते वक्त ये पता हो कि मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है, तो खूब आराम से व्यक्ति समय निकाल करके, ये भगवान ने एक ऐसा मनुष्य को एक ऐसा प्राणी बनाया है कि हम अपने आप को जैसा एडजस्ट करना चाहें, हम चाहें तो हम 12 घंटे सोएं तो भी हमको जो है थकान महसूस होगी, और हम 4 घंटे सो करके भी उसी ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं। बस सिर्फ एक बात की ज़रूरत होती है कि आपका विज़न होना चाहिए, स्पष्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि जीवन में आप क्या करना चाहते हैं। सर, अगला सवाल, विप्र फाउंडेशन की नींव रखने की क्या ज़रूरत पड़ी? वो क्या मकसद थे, क्या उद्देश्य थे, या कह सकते हैं कि वो क्या टर्निंग पॉइंट रहा होगा जिसके चलते आपके दिमाग में, आपके जहन में ये ख्याल आया कि एक फाउंडेशन हो जिसमें ब्राह्मण बंधु जुड़े और उसका गठन किया जाए? मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। यह जिस समय मंडल आयोग और ये इस तरह की घटनाएं हो रही थी, हम बहुत छोटे छोटे थे, और मैं देखता था कि जिस देश में संपूर्ण भारतवासी एक साथ एक भाई की तरह, आप हिंदू समाज तो छोड़िए, हिंदू और मुस्लिम में भी आपस में हमारे भी ऐसे कई रिश्ते हमने सुने हमारी दादी से कि ये मेरी माँ बहन है, ये मेरे पिता की मौसी है, और वो कोई मुस्लिम महिला होती थी। उस देश में जाति के आधार पर जिस तरह का विद्वेष पैदा करने की कोशिशें, जो दृश्य मैं देखता था, उससे मेरा मन बड़ा विचलित होता था। तो मेरे मन में ये आया कि क्यों नहीं हम इन सब चीज़ों से मुकाबला करें। तो मुकाबला कैसे होगा? मुकाबला करने के लिए आपको संगठन चाहिए, संगठित चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म लिया है, तो मैं पहले अपने आप से शुरुआत करूं। पहले स्वयं से अपने आप को ठीक करें, फिर हम विश्व की बात करेंगे। जब अपने आप को ठीक करने के उद्देश्य से फिर मैंने ब्राह्मणों को संगठित करके और ये विप्र फाउंडेशन का गठन करवाया, और उसका उद्देश्य रखा राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और स्वजातीय गतिशीलता। ये 3 मुद्दे मैं 2009 से विप्र फाउंडेशन इसको लेकर चल रहा है, और ये इसका मुख्य उद्देश्य था
कि देश में जातीय संकीर्णता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो ब्राह्मणों को राष्ट्र में एक समरसता ला करके भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए विप्र फाउंडेशन की स्थापना हुई है। सर, विप्र फाउंडेशन एक बड़ा फाउंडेशन, बड़ा थॉट, बड़ा विज़न और बड़ा ही संगठन। इतने बड़े संगठन को के गठन में आपको जाहिर सी बात है बहुत तमाम तरह की चुनौतियां, तमाम तरह की परेशानियां आई होगी। इनसे आपने कैसे, उन चुनौतियों को कैसे पाटा, उनसे आप कैसे लड़े? किसी भी चीज़ की जब आप रचना करते हो और कुछ नया करने की, कुछ लीक से हट करके बड़े उद्देश्य के साथ आप करने की कोशिश करते हो, तो चाहे राजा राम का जमाना रहा हो और चाहे कृष्ण का रहा हो, आसुरी शक्तियां उस समय भी थी। दूसरा एक कारण है कि जो चैलेंजेस आसुरी शक्तियों का जो आता है, जो असुर है वो आसुरी काम ही करेंगे, वो तो ठीक है। कुछ दोष जो सामाजिक संगठनों के नेता हैं, बल्कि मैं तो राजनीतिक भी कहूँ, लोग गालियाँ इसलिए देते हैं या लोग निराश इसलिए हैं इन संगठनों से या राजनीतिक पार्टियों से कि लोगों ने ये मान लिया, उनकी पीढ़ियाँ बीत गई ये देखते देखते कि लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है, अपने निजी स्वार्थ के लिए, खुद को बड़ा बनाने के लिए संगठन बनाया, संगठन को बड़ा दिखाया, उसको बेच दिया और खुद के स्वार्थ के लिए उसको उपयोग कर लिया। राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी बात करें, उद्देश्य कुछ बताएं, करें कुछ, तो हम अक्सर सुनते हैं समाज में ऐसा कुछ नहीं होना, सब नेता लोग एक जैसे ही होते हैं। वास्तविक बात तो ऐसी नहीं है, सब नेता तो एक जैसे नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर हमने ऐसा ही देखा तो एक अवधारणा बन गई। तो जो चैलेंज आए शुरू शुरू में, तो यहाँ तक की स्थिति थी कि लोग कहते थे कि ये एक और दुकान खुल गई। अच्छा। सैकड़ों संगठन है। हमने विप्र फाउंडेशन जब बनाया तो इस उद्देश्य से बनाया कि सबसे पहले तो हम किसी भी संगठन के खिलाफ नहीं है। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जो भी संस्थाएं बनी हैं अच्छी हैं। तत्कालीन जब वो बनी थी उस समय उनका बनाने का उद्देश्य और हेतु जो था उसके लिए वो ठीक थी। आज समय परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तित समय में हमारे मुद्दे विचार भी हमको परिवर्तन करने हैं। आज एक जमाना था जब हम विवाह शादी की जो बात है वो तो अब जिले में आपस में करते थे, जिले के बाहर ही नहीं जाते थे। तो ये गौड़, गुजरगौड़, पारी, खंडेलवाल, दायमा, पुष्करना, राजपुरी, सिरमौली की तो बात छोड़ दो आप। उस समय तो पानी भरने के लिए आपके इस क्षेत्र में जो है पश्चिमी राजस्थान की तो स्थिति आप जानते हैं कि 3-3 कोस से पानी लेके आना पड़ता था। आज वो स्थिति नहीं है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बहुत, दुनिया बहुत छोटी हो गई है, दूरियां बहुत कम हो गई है। लेकिन आज भी हम अगर इस बात पे बने रहें, हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हम विदेश भेजेंगे, हम अपने बच्चों को बहुत बड़ी स्कूलों में पढ़ाएंगे और उसके बाद विवाह के समय हम कहेंगे कि साहब हम तो हमारे गोत्र में ही विवाह करेंगे। आप सोचो, सगोत्री विवाह करते हैं। इसलिए हमने जब ये बातें कही तो बहुत तरह के चैलेंज आए। किसी ने कहा कि ये समाज को तोड़ रहा है, किसी ने कहा कि ये खुद के अपने हित के साधने के लिए कर रहा है, किसी ने कुछ। लेकिन धीरे 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 जब लोगों ने काम देखा, लोगों ने ये देखा कि विप्र फाउंडेशन एक विचार बनता चला गया, एक संस्था नहीं, एक परिवार की तरह लोगों में आपस में। और उसके बाद पूरे देश भर में 60 न्यातें ब्राह्मण समाज की, 60 अभी तक इसमें जुड़ी। तो लोगों ने इन चैलेंजेस जो थे ना, ये धीरे धीरे कम होते चले गए। और मैं आज, मुझे आप अगर ये पूछें तो मैंने कभी भी ये नहीं माना कि अमुक व्यक्ति हमारा विरोधी है या अमुक व्यक्ति हमारा दुश्मन है या हमारा कंपिटिटर है। विप्र फाउंडेशन के लिए सब अपने हैं। और मैं इस बात पर बहुत विशेष ध्यान रखता हूँ कि जो लोग कुछ प्रतिवाद करते हैं, विरोध करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से उन लोगों के साथ संपर्क में रहता हूँ, उनसे बात करता हूँ और उनको अपने साथ लाने की कोशिश करता हूँ। मैंने मुंह बंद रखा, मैंने आज तक रिएक्ट नहीं किया कभी भी किसी बातों पर। मुझे गुस्सा आता भी नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी चिंता रहती है बाकी विषयों की कि मुझे टाइम नहीं मिलता। मुझे लगता है कि यार सबसे कमज़ोर वर्ग तो हम हैं, हमारी तो लड़ाइयाँ बहुत बड़ी बड़ी, हर तरफ चैलेंजेज हैं। तो उसमें हम इन छोटे मोटे मुद्दे जो नाराज़गी होती है कभी कभी, तो ये अपने घर के लोग इनको तो समझा लेंगे। और हमने काम के माध्यम से इन चैलेंजेस को निपटा। सर, आपने एक बात कही कि विप्र फाउंडेशन एक तरह का परिवार है। ये चीज़ आज से 2-3 साल पहले मैंने बहुत ही नज़दीक से फील की।
जब मुझे ये दायित्व दिया गया कि आपको विप्र फाउंडेशन के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनानी है, तो मेरा भी विप्र फाउंडेशन के कुछ बड़े पदाधिकारियों के साथ में जुड़ाव हुआ, तो मैंने महसूस किया कि वो लोग वाकई में विप्र फाउंडेशन को परिवार की तरह मानते हैं। तो ये फीलिंग एक बहुत ही प्रगाढ़ फीलिंग है, बहुत ही एक वैसी फीलिंग है कि जिसको कोई इजीली हटा नहीं सकता, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये फीलिंग किस तरह से लोगों के अंदर आप अपने जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उसके अंदर ये कैसे फीलिंग भर पाने में आप सफल हो सके? बहुत साधारण है कि आप अपने ऊपर आवरण न रखें। आप जितना सहज और सरल रहेंगे और दूसरे की संवेदना को महसूस करेंगे, आप अपने अंदर जो है उसको एज इट इज अगर बना करके रखते हैं और अन्य किसी भी प्रकार का कोई आवरण, लोगों को ताम झाम, गाड़ी घोड़े, सिक्योरिटी गार्ड, ये वो, ये सब कुछ नहीं करके हम इस बात को महसूस करें अगर कि मेरा भाई, मैं सैकड़ों कार्यकर्ता ऐसे हैं हमारे जिनके की गले की आवाज़ हेलो सुन करके ये समझ जाता हूँ कि आज ये प्रसन्न है, कि आज ये तनाव में है। आपको वो जुड़ाव रखना पड़ता है। आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं हो सकता। आप किसी के कोई विवाह में पहुंच पाओ या न पहुंच पाओ चलेगा, लेकिन अगर कोई तकलीफ में है कार्यकर्ता, तो आपको उसके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। आप जो कहते हो उस बात को आप करते हुए जब दिखते हो तो लोगों का विश्वास पैदा होता है। आप अपने जबान पर अगर काबू रखते हैं, अनर्गल बातें अगर किसी के बारे में नहीं करते हैं, जैसे मैंने संकल्प ले रखा है, सौगंध ले रखी है कि मैं सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर ब्राह्मण की निंदा नहीं करूंगा। गलत है कि सही है वो बात छोड़ दो, अब मैं निंदा ही नहीं करूंगा। मुझे पता भी होगा सुमित कि ये गलत है, तो उस आदमी के बारे में अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं ये कह दूंगा कि मैं नहीं जानता हूँ उसको। ये बातें लोगों को नज़दीक लाती हैं, जोड़ती हैं। और आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि विप्र फाउंडेशन में जितने हम लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हमें खुद को पता नहीं होता कि हमारे चाहने वाले कहाँ और कितने लोग बैठे हैं। हजारों की संख्या में हर जिले में विप्र फाउंडेशन के साथ खड़े हुए लोग दिखते हैं। सर, विप्र फाउंडेशन को तकरीबन 1 दशक से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, तो वो जो उद्देश्य, वो मकसद जिनको लेकर विप्र फाउंडेशन की नींव रखी गई थी, वो किस हद तक वो पूरे हो पाए हैं? जी बिल्कुल, भगवान ने, ईश्वर ने, भगवान परशुराम ने खूब सफलता दी है। जब हमने गठन किया था तब मैं थोड़ा सा विस्तार में जाता हूँ। तब मैंने आपको जो आरंभ में बताया कि किया तो इसलिए था कि भारत के सभी समाजों को तेजस्वी बनाने के लिए ब्राह्मणों को स्वयं पहले तेजस्वी बनाना है। और हम जब ब्राह्मणों को तेजस्वी बनाने के लिए निकले तो हमने देखा कि ब्राह्मण स्वयं उसकी तेजस्विता पर कुछ बादल मंडराए हुए हैं, अंधियारा छाया हुआ है। तो जो व्यक्ति पर यह जिम्मा है कि वो पूरे विश्व को प्रकाशित करे और वो खुद ही अगर अंधेरे में जी रहा है तो वो पूरी दुनिया को कैसे प्रकाशित करेगा? दिया तले अंधेरा। मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं जो विश्व गुरु की बात शुरू करने के लिए जिस कोर्स को पढ़ने के लिए मैंने दाखिला लिया, तो अभी तक तो हम नर्सरी क्लास में ही बैठे हैं। क्यों? कि हम जब तक अपने आप को ठीक नहीं कर लेंगे, दुनिया के संकटों को दूर करने की जो बात है तो बात में आती है। अपने संकटों में हमने देखा कि ब्राह्मणों के बहुत सारे चैलेंज थे। तो हमने आरंभ के 5 बरस, जैसे किस तरह के बड़े चैलेंज थे? बड़े चैलेंज ये थे, सबसे बड़ा तो कि ब्राह्मण उपजातियों में, न्यातों में बुरी तरह से बटा हुआ है। आज क्षत्रिय है, आज वैश्य है, आज चौधरी हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में इनमें आपस में वैवाहिक रिश्ते होते हैं, इनमें आपस में संबंध है, रिलेशंस हैं, और एक हैं ये सब परिवार। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण से नहीं होती, वैश्य की वैश्य से होती है, क्षत्रिय की क्षत्रिय से होती है, लेकिन ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण से नहीं होती। बोलने का मतलब मेरा कि गौड़ गौड़ से करता है, गुजर गौड़ गुजर से करता है, जबकि ऐसा तो हमारे यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं थी पहली। तो सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि हमारे पास कोई परिचय नहीं था। तो हमने शुरू के 5-7 साल, 6 साल, 2009 में पहला कार्यक्रम जब किया था, तो उस समय भी हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि कोई संस्था बनानी है। हम रोज सुनते थे कि साहब ब्राह्मण एक नहीं होते, ब्राह्मण इकट्ठे नहीं होते,
तो मैंने कलकत्ता में हमारे कुछ मित्रों ने हमने मिल करके सोचा कि यार कुछ किया जाए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुशील तुम आगे बढ़ो, तुम करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं उन सब के सहयोग से आगे निकल करके और मैंने एक कार्यक्रम किया, क्योंकि मैंने सुनता था कि ब्राह्मण इकट्ठे हो नहीं सकते, और मान लो कल को इकट्ठे हो भी जाए तो वो बिना लड़े वापस नहीं निकलेंगे, घर नहीं जाएंगे, ऐसा हम सुनते थे। और सुनते भी ब्राह्मणों से ही थे, दूसरा कोई नहीं कहता था। हम आपस में करते रहते थे, वो क्या एक नाम लेते थे, वो क्या केकड़ा वेकड़ा ये सब बोलते रहते थे। मैंने सोचा यार मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मुझे तो कभी ऐसा दिखाई नहीं पड़ा कि ब्राह्मण लड़ रहे हैं, बल्कि मुझे तो बड़ा प्यार करते हैं लोग, देखो एक बार कि ये कैसे लड़ते हैं। और मैंने लोगों को निवेदन किया, दोस्तों को वगैरह, कोई लिस्ट नहीं थी। चैलेंजेस जो आप पूछ रहे हैं ना, कोई किसी को नहीं जानता था। आज मुझे खुशी है कि सारी उपजातियों की संस्थाएं सक्रिय हो गई हैं, जो धूल जिन पर जमी हुई थी हट हट करके, ये अच्छा संकेत है। ये सैकड़ों नई संस्थाएं बन गई हैं, बहुत अच्छी बात है। ये जुनून जो पैदा हुआ है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये शुरू में चैलेंज था। विप्र के नाम से ही जो है लोगों का था ये विप्र क्या है। तब ब्राह्मण समाज की तकलीफों को जानने के लिए हमने 2009 में कलकत्ता, 10 में गुवाहाटी, 11 में दिल्ली, 12 में जयपुर जिसमें 3 लाख लोग आए थे, और फिर फाइनली 15 में सूरत। ये 2009 से 15 की जो यात्रा थी, ये तो हमने सिर्फ रोज हम ही बनाते थे, गढ़ते थे और हम ही उसको मिटाते थे। आज ये नहीं ये उद्देश्य, ये नहीं ये उद्देश्य। फिर हमने एक विजन 2020 बनाया और उस विजन 2020 डॉक्यूमेंट को तैयार करके और सूरत के 2015 के विप्र महाकुंभ में हमने कुछ घोषणाएं की। 15 दिसंबर तारीख वही हमने रखी थी, दिसंबर वाली सब में। तो उसमें हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार करके ये घोषणाएं की कि हम शिक्षा, संस्कार और रोजगार, इन 3 विषयों पर ब्राह्मणों को काम करने की जरूरत है, और इस उद्देश्य को आगे रख करके हम बढ़ रहे हैं। और इन चैलेंजेस में मुझे आज बहुत खुशी है कि हमने जो विजन 2020 डॉक्यूमेंट तैयार किया था, वो लगभग 75% उसमें से जो बातें हमने कही थी वो बातें धरातल पर दिख रही हैं आज। और अब हम फिर जैसे जैसे हमारा जो कंपटीशन है विप्र फाउंडेशन का, वो विप्र फाउंडेशन से ही है, खुद से ही हमारा कंपटीशन है। हम खुद ही अपना चैलेंज, एक टारगेट तय करते हैं और फिर उस टारगेट को बड़ा करके अगले कार्यकाल में फिर उसको बड़ा टारगेट लेकर के निकलते हैं। और समाज का मैं उन सारे सहयोगियों के प्रति नतमस्तक हूँ कि जिन लोगों ने विश्वास के साथ और दृढ़ता के साथ और उदार दिल से विप्र फाउंडेशन का साथ दे रहे हैं। आपने सर टारगेट की बात की, आपका एक टारगेट विप्र एक्सीलेंस सेंटर भी है। इसकी गतिविधियों के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें बताएं। जैसा मैंने आपको बताया कि शिक्षा, संस्कार और रोजगार, इन तीनों का समावेश जिस सेंटर में होने वाला है वो है सेंटर फॉर एक्सीलेंस। यहाँ पर जयपुर में मानसरोवर में निर्जा मोदी स्कूल के बिल्कुल संलग्न एक 60,000 स्क्वायर फीट का हम निर्माण विप्र फाउंडेशन ने शुरू किया है, काम शुरू हो गया है। वहाँ पर एक गर्ल्स हॉस्टल, कन्या छात्रावास, इसके बाद वहाँ पर वैदिक रिसर्च के लिए वैदिक रिसर्च अनुसंधान केंद्र, इसके साथ साथ वहाँ पर कौशल विकास जो जॉब ओरिएंटेड होगा, जो हमारे गाँव के लोग हैं, तहसीलों के लोग हैं, जो छोटी छोटी स्किल्स हैं, किसी को कंप्यूटर मैकेनिक बना देना है, किसी को एसी रिपेयरिंग के लिए तैयार कर देना, किसी को मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, स्किल विद ए पर्पज ऑफ आपके एम्प्लॉयमेंट, कि वो रोजगार का साधन जुटा सके, 15-20 हज़ार रुपये महीने में कमा सके। 3-3 महीने के कोर्स, 2-2 महीने के कोर्स, 6-6 महीने के कोर्स, ऐसे कोर्सेज को हम करवा करके और उनको तैयार करें। ये एक हमारा वहाँ पर स्किल सेंटर बन रहा है, और एक वहाँ पर कोचिंग सेंटर बनेगा, जिस कोचिंग सेंटर में हम सर्व समाज के लोग तो रहेंगे ही, लेकिन हम फीस लेंगे, एक जो माने न्यूनतम फीस है वो फीस हम लेंगे। उसमें भी ये प्रावधान रख रहे हैं कि पढ़ाई पूरी होने के बाद जब स्टूडेंट वहाँ से निकलेगा तो उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए
कि वो जितने दिन वहाँ रहा, हाउ ही बिहेव्ड, उसका आचरण कैसा रहा, उसकी उपस्थिति कैसी रही, उसके परीक्षा के परिणाम कैसे रहे। इन तीनों चीज़ों का आकलन करके अगर वो बच्चा अप्लाई करेगा तो हमने जितने रुपए उससे फीस लिए होंगे वो पूरे के पूरे उसको वापस लौटा देंगे। बट दैट ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन एंड इवेल्युएटिंग हिज परफॉर्मेंस। तो ये एक बहुत अनुभव, एक जैसे यूनिक कॉन्सेप्ट होगा। और इसके साथ साथ हमने देश के ख्याति नाम संस्कृत विश्वविद्यालयों से हम संपर्क कर रहे हैं और वहाँ के लोगों से राय मशविरा वो आपस में चल रहा है कि हम वैदिक रिसर्च, ये जो वेद हैं इन पर रिसर्च करें। भारत के जो धर्म ग्रंथ हैं, पुराण हैं, इनको हम प्राचीन चीज़ों को उनके मूल स्वरूप में, सब चीज़ों को बदल दिया गया है। जयपुर में कन्या हॉस्टल है, लेकिन ब्राह्मण समाज अगर कोई कन्या हॉस्टल बनाता है तो हमारे जो गाँव की और इधर से जो बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती हैं जयपुर में, बहुत फीस है, बहुत मुश्किलें हैं। हम एक वर्ल्ड क्लास जिनको एटमॉस्फेयर दे करके, सुरक्षा का माहौल दे करके, एक होमली एटमॉस्फेयर दे के बनाएं, तो इसके लिए पूरा देश लगा हुआ है। पूरे भारत कितना बड़ा होगा, कितने रूम्स होंगे? इसमें ये 6 मंजिला बनेगा और 60,000 स्क्वायर फीट का इस पर निर्माण होगा। जमीन जो है वो क्रय करने के बाद इसके निर्माण में 9 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसके लिए अभी हमने अभियान शुरू किया है कि न्यूनतम 5,000 रुपये भी कोई देना चाहे तो दे सकता है। और इस सेंटर के लिए हम पिछले 1.5 महीने से ये धन संग्रह अभियान भी चल रहा है और लोग खूब मुक्त हस्त से और उत्साह के साथ पूरे देश के लोग आकर के सहयोग कर रहे हैं। सर, राज्य सरकार ने भी हाल ही विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया है। चूँकि आप एक बड़े संगठन को चलाते हैं, ऐसे में राज्य सरकार को इसके लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सजेशन देने के पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि भले ही देर से, सरकार को 3 साल पूरे हो गए हैं, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, बन तो जाना चाहिए था पहले साल में ही, लेकिन खैर उन्होंने बनाया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार, राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ब्राह्मण समाज की इस मांग को, जो विप्र फाउंडेशन ने सबसे पहले 2018 में सचिन पायलट जी जब अध्यक्ष थे, तो उनकी अध्यक्षता में जब पार्टी मैनिफेस्टो बना रही थी, तो हमने दिल्ली में उनसे संपर्क किया, उनको कन्विंस किया एंड ही वाज कन्विंस्ड कि नहीं ये होना चाहिए। तो हमने उनसे निवेदन किया था कि आप अपना इंटेंशन शो करने के लिए मैनिफेस्टो में से शामिल करें, एंड ये शामिल हुआ। और जब शामिल हुआ तो ये बाद में सरकारी दस्तावेज बन गया, और सरकारी दस्तावेज को पूर्ण करना सरकार की जिम्मेवारी होती है, उन्होंने पूरा किया। इस समय भारत में 4 राज्यों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड चल रहे हैं अलग अलग नामों से। चूँकि यहाँ हमने विप्र कल्याण बोर्ड की बात रख दी थी तो वो वैसा ही हो गया, अच्छी बात है। लेकिन ये विप्र कल्याण बोर्ड वास्तविक रूप में काम करने के लिए इसको शक्तियाँ चाहिएगी, इसको सरकार का पूरा सपोर्ट चाहिए होगा और फंड चाहिए होगा, बजट चाहिए होगा, जो अभी एलोकेट होगा। जिन लोगों को विप्र कल्याण बोर्ड का दायित्व दिया गया है, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वो बहुत योग्य लोग हैं, बहुत योग्य व्यक्ति है, सुलझे हुए लोग हैं। उनसे हमारी बातचीत हुई है, बातचीत चल रही है, वो स्वयं लगे हुए हैं इस काम में। एक इसका पूरा प्रारूप तैयार हो रहा है कि विप्र कल्याण बोर्ड को विशेष रूप से हम शिक्षा के क्षेत्र में, छात्रवृत्ति आदि के क्षेत्र में, कन्याओं के लिए उनके विवाह आदि में मदद के लिए, बुजुर्गों को हम जो है किस प्रकार से उनका स्वाभिमान बना रहे, खासकर महिलाओं का, उसके लिए हम उनको कोई पेंशन वगैरह दे सकते हैं क्या, इसके बारे में, विधवा परित्यक्ता इन महिलाओं के बारे में, ये जो कुछ काम है, इनके साथ साथ ब्राह्मण समाज को थोड़ा जागरूकता की भी जरूरत है। सुमित, क्या है कि जैसे मंदिर, देवस्थान वगैरह, तो देवस्थान बोर्ड अलग एक बना हुआ है, एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला भी हो गया, IWS वाला भी, उस पर भी हम उनको काम करा सकते हैं। स्किल के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जहाँ पर ब्राह्मण लाभ ले सकते हैं। और ब्राह्मण ऐसी जाति है जो शायद, पक्का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन शायद सबसे कम
सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों में से ब्राह्मण है। अच्छा। तो ये विप्र कल्याण बोर्ड एक मददगार सिद्ध होगा आने वाले समय में, लेकिन वर्तमान में भी जो जो चीजें हैं उनका भी हमको लाभ लेना चाहिए। तो ये विप्र कल्याण बोर्ड जो है, मैं तो ये भी चाहूँगा, मैं बात करूँगा जिससे हम उनको एक सुझाव पत्र भिजवा रहे हैं, उसमें ये भी लिखाएंगे कि जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को किस प्रकार से समाज लाभ ले सके, विप्र का कल्याण कैसे हो, इसमें ये भी शामिल कर लें। तो इसके लिए अलग से बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बजट तो है ही, तो हम बड़ा काम कर सकेंगे। और मैं बहुत आशान्वित हूँ कि विप्र कल्याण बोर्ड अपने नाम के अनुरूप निश्चित रूप से ब्राह्मणों के कल्याण के लिए काम करेगा। सर, मेरे 2 आखिरी प्रश्न, जिसमें से एक प्रश्न जो है वो यक्ष प्रश्न है। आज से तकरीबन 2 साल पहले मैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था। विप्र फाउंडेशन का बड़ा प्रोग्राम था। 25 विप्र सांसद आए थे और कई मंत्री भी उसमें शामिल थे, कई विप्र बंधु भी उसमें थे। मुझको आज भी याद है, आपने तकरीबन 40 मिनट का भाषण दिया था और भाषण के दरमियान थोड़ा सा आपके चेहरे पे एग्रेसिवनेस आ जाता है। गुस्सा होते हुए आप ये कहते हैं कि मैं कभी राजनीति में नहीं आना चाहूँगा। राजनीति के बारे में कहावत है कि अगर आपको कीचड़ में भी फूल खिलाना है तो आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो फिर आपकी राजनीति से इतनी बेरुखी क्यों? क्रोध की जब पराकाष्ठा होती है तब व्यक्ति शांत हो जाता है। जी। तो मुझे जो लोग धैर्यवान कहते हैं कि सुशील जी को यार गुस्सा नहीं आता है, सच्चाई ये है सुमित कि गुस्से की पराकाष्ठा में मैं इस समय हूँ, इसलिए मेरा शांत स्वभाव दिख रहा है। आज मैं जो परिस्थितियां देख रहा हूँ देश की, सबसे ज्यादा अगर कोई जाति, जिस जाति ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, जिसके ऋषियों ने मुनियों ने तपस्या करके और पूरा जीवन अपना न्यौछावर कर दिया, उन लोगों को लोग जातिवादी कहते हैं। उन लोगों को कभी मनुवादी कह के गालियां निकालते हैं, कभी उनको तिलक तराजू बोल के गालियां निकालते हैं। गुस्से की पराकाष्ठा तब होती है कि जब मेरा युवा, मेरा बच्चा समाज का, इसलिए वो रीट परीक्षा से बाहर हो जाता है, इसलिए वो गवर्नमेंट जॉब से बाहर हो जाता है कि उसकी जाति ब्राह्मण है। 90%, 85% नंबर ला करके उसका स्कूल में एडमिशन नहीं होता है, ये गलती है उसकी कि वो ब्राह्मण पैदा हुआ। और ब्राह्मण इसलिए खराब मान लिया गया कि ब्राह्मण ने सर्वे भवन्तु सुखने के मंत्र जपे। ब्राह्मण को ये लगा कि मुझे अपने लिए कभी सत्ता नहीं मांगी, ब्राह्मण ने हमेशा चंद्रगुप्त बनाए, ब्राह्मण ने हमेशा राय दी, हमेशा राजा के साथ रह करके कुशल मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। और उसके बाद में आज राजनीतिक पार्टियों के ये जो चुनाव होते हैं, मैं देखता हूँ कि चुनाव का जब वर्ष आता है, चुनाव की तिथि की घोषणा होती है, तो ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन, प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, कोई परशुराम की मूर्तियां ले आता है, कोई फरसे ले आता है। ये आपने ब्राह्मणों को इतना मूर्ख समझ रखा है। हम किसी अच्छे कार्यकर्ता के लिए ले जाके आपको लेटर लिख के देते हैं, उससे आपसे मिलते हैं, तो आप हमें कहते हो कि साहब आपकी आबादी 1 करोड़ है, उसके हिसाब से 20% हमने आपको टिकटें दे दी है, अब हम नहीं दे सकते। तो हमारी जो योग्य जो व्यक्ति है, जो प्रदेश की चिंता कर सकता है, जो प्रदेश को एक सही मार्ग पर नेतृत्व दे सकता है, उसका नाम इसलिए कट जाता है कि उसके प्रतिशत अंक कोटा पूरा हो गया। ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में क्रोध जो है कभी कभी आ जाता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस लॉ को, मैं ये तो नहीं कहूँगा क्रोध नहीं आए, इसको और ज़्यादा मैं जाजुल्यमान करना चाहता हूँ। और उसके बाद इसके माध्यम से जब तप जाए तो उसके बाद में फिर उसका परिणाम अच्छा हो सोने की तरह, वो मैं लाने की कोशिश करूँगा। दूसरा जो प्रश्न था आपका कि राजनीति में नहीं आने की बात आप क्यों कहते हैं, मैंने अभी कल ही एक पत्रकार सम्मेलन में ये बात रखी कि किसी भी संस्था को बनाने का उद्देश्य राजनीति करना नहीं होना चाहिए। विप्र फाउंडेशन का कतई ये उद्देश्य नहीं था, लेकिन हाँ, विप्र फाउंडेशन को अपने यहाँ से राजनीति में लोगों को भेजने में कोई परहेज नहीं है। हमको राजनीति से परहेज नहीं है। सुशील ओझा उम्मीदवार हो या नहीं हो, यह मुद्दा नहीं होना चाहिए। 36 कौम के नेता ने अगर मुझे एक कौम के नेता को अपना नेता माना, तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मेरे समाज के जो लोग जिस पार्टी में हैं, मैं उनको आगे बढ़ाऊं,
उनको ताकत दूं, मेरा संगठन उनको ताकत दे। और मैं इस उद्देश्य के लिए बार बार ये बात कहता हूं कि मैं स्वयं राजनीति में नहीं आना चाहता। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो पंच पंचायत, कृषि मंडी से लेके जिला परिषद, जिला प्रमुख से लेकर के और फिर ऊपर में MP MLA तक की बात है, हर जगह पर हमारे लोग जो दावेदारी करते हैं, हम मजबूती से उनके साथ खड़े हों। इस बात के लिए मैं ये बात कहता हूँ। चलिए सर, वापस विप्र फाउंडेशन की तरफ लौटते हैं। विप्र फाउंडेशन के कल और आज की हम बात कर चुके हैं। विप्र फाउंडेशन का कल कैसा होगा, उसके बारे में थोड़ा और बताएं। एक दशक जो ये अभी बीता है, इसके परिणामों को देख करके मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आने वाला दशक ब्राह्मण समाज का होगा। तो हमको भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ब्राह्मणों को सबसे पहले पूर्ण रूप से ताकतवर बना करके और मैदान में उतारना पड़ेगा, तब हम विश्व गुरु की यात्रा शुरू कर पाएंगे। तो हम ये विश्व गुरु की यात्रा शुरू करने के लिए ये जो दशक है, इस दशक में ब्राह्मण समाज के लोग, हम तो फाका मस्ती में भी, हम तो लंगोट पहन करके भी, बबूत लगा करके भी, गले में जो है मैंने खुश दिखते हैं और विश्व कल्याण की बातें करते हैं। तो हम अगर थोड़े से ठीक ठाक हो जाए वर्तमान समय में, हमारे को जो संस्कृत है, जो दुर्दशा संस्कृत की सरकारों की नीतियों की वजह से हो रखी है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जब परीक्षाओं का क्राइटेरिया तय करते हैं सरकारी परीक्षाओं का, तो उसमें लिखते हैं कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए, वो उसकी ये परीक्षा डिग्री होनी चाहिए। हम क्यों नहीं लिख सकते उसमें कि संस्कृत में वो शास्त्री होना चाहिए? और इस परीक्षाओं में हम अगर 1000 कैंडिडेट लेंगे तो 10 कैंडिडेट इसमें ऐसे लेंगे जो लोग संस्कृत में शास्त्री होंगे। अपने आप लोग संस्कृत पढ़ना शुरू कर देंगे। धर्म के, अध्यात्म के जागरण के क्षेत्र में संस्कार की जो बात मैं कर रहा था, एक अभूतपूर्व कदम उठाने वाले हैं, जो आज मैं क्षमा चाहता हूँ नहीं उसके बारे में बात नहीं कर सकता, जो आने वाले 10 वर्षों में तो मैंने लोगों को लगेगा कि ये क्या हो गया। और ये आने वाली सदी में हमने अभी 250 बच्चों को एजुकेशन लोन दे रखा है। हमारी टारगेट है कि हर साल हम 500 को दें। ये बच्चे इस 10 वर्षों में, आने वाले 10 वर्षों में डॉक्टर, CA, चार्टर्ड इंजीनियर बन करके राष्ट्र की सेवा में उतरेंगे। हमारे लोग जब पढ़ लिख करके और नौकरियों में आएंगे, व्यापार में आएंगे, हमारे लोग, ब्राह्मणों का पेट छोटा होता है, बहुत ज़्यादा हमारी मांग नहीं होती है। हम थोड़ी सी व्यवस्थित हो जाए तो देश के लिए आज जो मरने मिटने की बात हम कर रहे हैं, इससे 100 गुना बेसी ताकत आ जाएगी इन बातों में। तो ये जो हम कर रहे हैं, आने वाला भविष्य मुझे बहुत उज्जवल दिख रहा है। उसका एकमात्र कारण, एक कारण जो मैं देख पा रहा हूँ सुमित, मैंने 400 जिलों की यात्रा की हुई अब तक, 400 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में मैं घुमा हूँ हिंदुस्तान के। युवाओं में विप्र फाउंडेशन के प्रति जो विश्वास और जो उत्साह है, जो भरोसा है, उनकी आंखों में जो एक मैं देख रहा हूँ विप्र फाउंडेशन के प्रति चमक, ये मुझे भविष्य दिखा रही है कि विप्र फाउंडेशन का भविष्य बहुत उज्जवल है। और ये 10 वर्षों में आप देखेंगे कि एक से बढ़कर एक प्रकल्प, जो प्रकल्प की तस्वीर बदल देंगे, तो गेम चेंजर जिसको बोलते हैं, वैसा हो जाएगा ब्राह्मण समाज का। इसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये ऐसा होकर रहेगा। तो आने वाले 10 वर्षों में विप्र फाउंडेशन जो है वो एक गेम चेंजर के तौर पे आएगा, ऐसा कहना है सुशील जी ओझा का। सर, आप खबर अपडेट में आए और हमारे साथ में बहुत ही विस्तार से विप्र फाउंडेशन के बारे में चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और खबर अपडेट ने, आपने भी चर्चा के दौरान जिस वीडियो की बात की थी कोरोना काल में, वो अभूतपूर्व काम मैंने देखा कि आपने किया, क्योंकि जो काम हम कर रहे थे आपने उसको संयोजित करके और जो दिखाया, लाखों लाखों लोगों के पास वो पहुंचा। मेरे पास पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र से ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण लोगों के टेलीफोन आए कि साहब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि खबर अपडेट इसके लिए प्रशंसा का पात्र है। और मैं आपके उज्जवल भविष्य और आपकी ये जो सोच है राष्ट्रवादिता की, इसकी मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसे और अच्छे इंटरव्यूज़ देखने के लिए आप देखते रहिए खबर अपडेट। थैंक यू।